एनसीईआरटी और आईबीएसई की प्रमाणिक पुस्तक जिसका नाम आता है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। दोस्तों ये कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत भी चलती थी और कक्षा 9 से 12 के अंदर चलती है, और इसके बारे में हम बात करने वाले हैं जो कक्षा 9 से 12 के अंदर चलती है। ठीक है, ये काफ़ी विस्तृत तरीके से बात करेंगे, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो मद्देनज़र रखते हुए हम बात करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, उस संदर्भ में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक होने वाली है और काफ़ी बड़ी पुस्तक है। ठीक है, और पूरी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहाँ पर जाइए, इस लिंक के माध्यम से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, फोटोकॉपी निकलवाए, कुछ भी करें, पढ़ने का पूरा प्रयास करें। ठीक है, पूरी की पूरी हमने ई बुक बनाई है। ठीक है, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के लिए, देखो प्रतियोगी परीक्षाओं की बात कर रहा हूँ, जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जो 2025-2026 में होने वाले हैं, उसके लिए रामबाण साबित होने वाली। हिंदी के प्रश्न यदि पूछे जाते हैं तो यहाँ से आप 0 लेवल से पढ़ेंगे तो आपको कवर हो जाएंगे। ठीक है, संजय कुमार शर्मा। चलिए प्रश्न देखते हैं, ये चीज़ें सारी है और किस तरीके से आपकी विषय सूची होने वाली है वो भी हम डिटेलिंग तरीके से बात करेंगे। ये आपका पूरा शेड्यूल होने वाला है। इसका पहला अध्याय चल रहा है जिसका नाम है भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। ठीक है, पहला अध्याय अपना ये चल रहा है जो 1 से 4 पेज नंबर तक रहेगा अपना। ठीक है, उसके बारे में डिटेलिंग से बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ बात की थी इस अध्याय से संबंधित कुछ सामान्य परिचय के बारे में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, कुछ रह गया था वहाँ से हम पढ़ेंगे। ठीक है, 45 मिनट हो चुके हैं मुझे यहाँ पर काम करते करते इस पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं किस तरीके के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं और किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए। तो पहला आता है भाषा के भेद। भाषा के भेद कौन कौन से हैं, किस तरीके से यहाँ भेद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखते हैं। हाँ, ये संपूर्ण हिंदी व्याकरण पुस्तक है आपकी। ठीक है, पहला अध्याय भाषा लिपि और व्याकरण का चल रहा है अपना। ठीक है, हाँ, बेसिक से सिलेक्शन तक सीरीज है अपनी। ठीक है, तो भाषा के भेद, जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तथा पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। विचारों का संग्रह भी हम लिखित भाषा में ही करते हैं। दोस्तों मैं आपको है ना इसमें से 0 से लगा करके 100% तक आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये सारी 0 की बातें हैं। ठीक है, ये कक्षा 6 की बातें होती है, कक्षा 9 की बातें होती है, वो मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो काफ़ी हम डिटेलिंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो भाषा के भेद जो है जिसे हम बात कर रहे थे कि बातचीत करते हैं, मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, लिखित भाषा के लिए हम पत्र का प्रयोग करते हैं, लेख का प्रयोग करते हैं, पुस्तक का प्रयोग करते हैं, समाचार पत्रों का प्रयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो लिखित भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, विचारों का संग्रह भी हम जो है वो लिखित भाषा के रूप में कर लेते हैं। ठीक है, दिनचर्या के रूप में कर लिया है, कुछ लेटर्स वगैरह लिख करके हमने संजो के रख दिए हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद हो गया होगा कि भाषा के भेद कितने हैं, तो 2 भेद होने वाले हैं। पहला हो जाएगा मौखिक भाषा का भेद और दूसरा है लिखित भाषा। ठीक है, तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब यहाँ पर डिटेल बात करते हैं। मूलतः सामान्य जनजीवन के बीच बातचीत में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। इसे प्रयत्नपूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार व समाज के संपर्क तथा परस्पर संप्रेषण व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से ही मौखिक भाषा सीखी जाती है। देखो, मौखिक भाषा अलग से नहीं सिखाई जाती है। ठीक है, लिखित भाषा को अलग से सिखाया जाता है। स्कूल के माध्यम से आपको विद्यालय में भेजा जाता है, पाठशालाओं में भेजा जाता है, आंगनबाड़ियों में भेजा जाता है और वहाँ पर छोटे बच्चों को लिखित भाषा जो है वो सिखाई जाती है। जबकि मौखिक भाषा जो है वह जनसंपर्क के द्वारा आती है और अपने समाज परिवार के माध्यम से जो है वह भाषा सीखता है, मौखिक भाषा के बारे में बात करें तो। ठीक है, जबकि लिखित भाषा की वर्तनी अर्थात शुद्ध शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, किस तरीके से शुद्ध रूप से बोलना है, वो सारी चीज़ें वर्तनी के अंतर्गत आती है। हाँ, वर्ण विचार वगैरह सारी शब्द शुद्धि वगैरह, तो उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। चलिए बात करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। भाषा और बोली में जो प्रभाव वगैरह है वो हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, किस तरीके का प्रश्न यहाँ से बनता है। देखो, वहाँ पर तो आपको पता पड़ गया, 2 प्रश्न बनेंगे, लिखित भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा क्या होती है, कैसे चीज़ें, वो सारी चीज़ें। ठीक है, बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। भाषा और बोली, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। एक सीमित क्षेत्र में, कोई भी एक सीमित क्षेत्र है, सीमित क्षेत्र अर्थात अपना जैसे गांव है, उस गांव में स्थानीय लोगों द्वारा, यहाँ पर क्लियर लिख रखा है स्थानीय रूप में, स्थानीय वहाँ के लोग रहने वाले हैं तो स्थानीय रूप में आपस में बोलचाल में बातचीत तो करेंगे, उस बोलचाल को ही बोली के रूप से जाना जाता है। ठीक है,
जिसे उपबोली या उपभाषा भी कहते हैं। उपबोली, बोली की बोली जो होती है वो उपबोली कहलाती है, जो ढाणियों में बोली जाती है, किसी गांव के बाहर जो ढाणी बनी होती है उसमें बोली जाती है, वो उपबोली के नाम से जानी जाएगी। जबकि उपभाषा के रूप में बोली को जाना जाता है। ठीक है, कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी, मतलब कोस कोस मतलब प्रति किलोमीटर पर, किलोमीटर से किलोमीटर चलते हैं अपन तो पानी बदलता है, पानी का स्वाद बदलता है, कहीं खारा पानी है, कहीं मीठा पानी है। लेकिन 5 कोस जब आप चलते हैं, 5 कोस की जब आप दूरी तय करते हैं तो वहाँ पर वाणी का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है, अर्थात वाणी में चेंजेस दिखने को मिलते हैं। जैसे कोई गांव है, गांव के बाहर जैसे गाड़िया लोहार का कोई बस्ती बनी हुई है, तो वहाँ पर उस भाषा में, उस बोली में, उनकी भाषा का, उनका वार्तालाप करने का तरीका जो है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती है, जिसका एक मात्र ये दे रखा है इसने कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी। ठीक है, बानी यहाँ पर मतलब वाणी। ठीक है, ये तत्सम रूप होते हैं वो सारी चीज़ें, और भी डिटेलिंग हम बात करेंगे क्या चीज़ होती है। तो 5 कोस पर, जैसे 5 किलोमीटर पर जाता है तो पानी का जो स्वाद है वह बदलता है कोच कोस पर, जबकि 5 कोस पर वाणी का प्रभाव अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है। देखो, बोली की परिभाषा आ गई है ना, एकदम क्लियर परिभाषा है कि भाषा की सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला जो रूप होता है वह कहलाता है बोली। ठीक है, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती। देखो, जिसमें क्या लिख रखा है, साहित्य की रचना नहीं होती है तथा जिसका कोई व्याकरण नहीं होता है। ठीक है, व्याकरण नहीं होता है। ठीक है, कुल मिलाकर के इसके कोई शब्द नहीं, कोई वर्ण नहीं होते हैं कि ये वर्ण को ये कहा जाता है। ठीक है, अभी आपको पता होता है कि ळ शब्द से जोड़ा गया है। ठीक है, ऐसे करके पूरा एक ळ। ठीक है, ये काड़ू लिखते हैं ना अपन, काड़ू काड़ू, वो शब्द ळ जो है वो जोड़ा गया है, जो कि स्थानीय परिभाषा का सूत्र था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जिसकी व्याकरण नहीं होती है। ठीक है, और शब्द या फिर साहित्य की रचना नहीं होती है, शब्दकोश भी नहीं होता है। देखो, कोई व्याकरण नहीं होगी तो शब्दकोश तो कहाँ से ही होगा, जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। देखो, सीधी सी बात परिभाषा बताता हूँ आपको। जैसे गुजरात है, वहाँ पर गुजराती बोली जाती है, ये एक भाषा है। ठीक है, वागड़ है, राजस्थान का एक वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा है, वहाँ पर वागड़ी बोली जाती है, ये एक बोली है। ठीक है, इस तरीके से भाषा और अपन बोली में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, तो शब्दकोश साहित्य रचना नहीं होती है, विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। व्याकरण तथा शब्दकोश होता है। ठीक है, किसका, भाषा का, तथा उसमें साहित्य लिखा जा सकता है, जैसा लिखा भी गया है। ठीक है, राजस्थानी भाषा में पहले लिखे गए थे। किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विकसित होने लगता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह भाषा बनने लगती है तथा उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। देखो, कोई बोली है और वो एक विकसित तरीके से एकदम परिपक्व होती जा रही है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से उसमें डिटेलिंग हो रही है, उसकी व्याख्या, उसके वर्ण बन रहे हैं, उसके शब्द रचनाएं बन रही है। यदि उसमें कोई रचनाएं हो रही है तो उसकी धीरे धीरे वो भाषा का रूप लेने लगती है, और भाषा का रूप लेती है तो एक उसका व्याकरण निश्चित होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये शब्द जैसे मैंने लिखा है अ, आपको पता होगा ये अ है क्या, तो एक वर्ण है, आपको पता है तब तो पता है ना। तो ये भाषा का एक प्रमुख होता है वर्ण। ठीक है, वर्ण जैसे जिसको व्याकरण कहते हैं, पूरा व्याकरण रचना होती है। ठीक है, तो वही चीज़ है। ठीक है, अगले जो डिटेलिंग है वो अगले वीडियो में अपन नोट्स का डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।